हेलो फ्यूचर आईडियंस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। तो बच्चों, हम टारगेट आईडी सीरीज के अंदर जे एडवांस के क्वेश्चन करा कर रहे हैं और उस सीरीज में ये अपना आखिरी लेक्चर है और इसके अंदर हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के जितने भी एडवांस में आईआईटी जे में क्वेश्चन आए हुए उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में हम कंप्लीट हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, आपका जीओसी वाला पोर्शन आईयूपीसी नामकरण समावयता और आपको दीवान सर ने हेरोल्केन भी करवा दिया है। हाइड्रोकार्बन हमारा जो है रिएक्शन वाला चैप्टर है। जब हम जीओसी खत्म करते हैं, जो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक पोर्शन होता है वो जब खत्म होता है उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करा करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको रीजेंट और मैकेनिज्म का भी आइडिया होना चाहिए इस रिएक्शन को करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हेक्सेन के समवायों को उनके शाखन के आधार पर 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। उनके क्वंथनांक का सही क्रम क्या है? आपको इन 3 कंपाउंड दे रखे हैं, शायद दिख नहीं होगा, ब्राइटनेस में एडजस्ट कर लेता हूं एक बार। हाँ, अब देखो, चलिए आपको एक कंपाउंड ये दे रखे हैं, हेक्सेन के 2 आइसोमर है, ये भी हेक्सेन का आइसोमर है और ये भी हेक्सेन एन हेक्सेन है। ये आपको पूछा गया कि इनका क्वंथनांक का सही क्रम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का आपको ऑर्डर पूछा गया है। तो देखो सीधा सा कंसेप्ट क्या होता है, पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। जो क्वंथनांक या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ब्रांचिंग के या शाखन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना मॉलिक्यूल गोल होता जाएगा और मॉलिक्यूल गोल होगा तो उस मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वो कम होती जाएगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्वंथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जहां ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और जहां ब्रांचिंग नहीं होगी वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ब्रांच लगी हुई है, यहाँ केवल एक ब्रांच लगी हुई है, यहाँ कोई ब्रांच नहीं है। जिसमें कोई ब्रांच नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, थोड़ा इसका कम हो जाएगा एक ब्रांच होने की वजह से, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर आएगा 3 to 1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल आपका जे एडवांस 2014 का है और डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया गया है वो पेंटेन का दिया गया है। एडवांस वालों ने क्या करा, पेंटेन की जगह पे हेक्सेन करके ये वाला एग्जांपल यूज कर लिया है। बस इतना सा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन को ईथर की उपस्थिति में सोडियम के 2 तुल्यांक के साथ उपचारित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित होगा? ये कंपाउंड आपको कह रहा है कि 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, मतलब ये कंपाउंड दिया गया 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, इसकी रिएक्शन करवाई गई है सोडियम के 2 तुल्यांक के साथ में और पूछा उत्पाद क्या बनेगा। तो भैया जब इसकी आप रिएक्शन सोडियम के 2 तुल्यांक के साथ कराओगे तो जाहिर सी बात है ये हेलो एल्केन है और ये सोडियम में हेलो एल्केन की और सोडियम की वुड्स रिएक्शन होती है। तो ये वुड्स रिएक्शन का क्लासिकल केस है ये। इसमें ऐसा करना अपने को कि ये दोनों Cl, मतलब एक Cl, दोनों सोडियम और एक Br, ये आपस में यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, यानी एक तो बनेगा NaBr और एक बनेगा NaCl। ये दोनों बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा वो आपस में बॉन्ड बना के इस तरह का, मतलब ये आपस में बॉन्डिंग कर देगा और बॉन्डिंग करके ये इस तरह का साइक्लिक बाईसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसमें ये बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और सिंपल है, ये बहुत पुराना सवाल है बेटा। इसमें पूछा गया कि 2 मेथिल ब्यूटेन के मोनोक्लोनीकरण पर कितने कायरल यौगिक संभव है? ये एक नीट के लेवल का क्वेश्चन है। सवाल में कहा गया कि 2 मेथिल ब्यूटेन ये वाला कंपाउंड होता है, इसका आपको करना है मोनोक्लोनीकरण, मतलब इसके ऊपर एक H को हटा के क्लोरीन लगाना है। अब एक H को हटा के क्लोरीन कहां कहां लगा सकते हैं हम? एक H को हटा के यहां पे क्लोरीन लगा सकते हैं, यहां पर क्लोरीन लगा सकते हैं, यहां पे लगा सकते हैं। ये दोनों मेथाइल ग्रुप समतुल्य है, इक्विवेलेंट है, तो इनमें से किसी एक पे हम Cl लगा सकते हैं। तो यानी 4 पॉसिबिलिटी है। तो 4 पॉसिबिलिटी होगी उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले केस में टर्मिनल कार्बन के ऊपर क्लोरीन को हमने ऐड कर लिया, पहले वाले क्लोरीन टर्मिनल पे ऐड कर लिया। दूसरे वाले केस के अंदर हमने बीच में क्लोरीन को ऐड कर लिया यहां पर। तीसरे वाले केस में हमने जो 3 डिग्री कार्बन है वहां पे लगे हुए H को हटा के वहां क्लोरीन को ऐड कर लिया और फिर जो पहला वाला अपना कार्बन है उस पे हमने क्लोरीन को ऐड कर लिया। ये 4 पॉसिबिलिटी होगी, 4 बन गए आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर। लेकिन आपसे पूछे यहां पर कितने कायरल यौगिक संभव है? कायरल मतलब वो होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव का, जो प्रकाश सक्रिय होता है। तो देखो इसमें इसमें कोई किरल कार्बन नहीं है, इसमें एक किरल कार्बन है, इसमें भी हमारे पास में
इसमें भी किरल कार्बन है। तो दो यौगिक ऐसे हैं जिसमें किरल कार्बन है, और जिसमें एक किरल कार्बन होता है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इस कंपाउंड के दो रूप होंगे, एक तो डी वाला और एक एल वाला, यानी एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाने वाला, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला। यानी इस कंपाउंड के दो कायरल रूप होते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो, और इस कंपाउंड के भी दो कायरल रूप होते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो। तो कुल मिला के 4 कायरल कंपाउंड हो जाएंगे, 2 यहां पर और 2 यहां पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया पे विचार करें। विचार कर लिया है। फिर पूछा कि मुख्य उत्पाद X की संरचना की पहचान करें। आपको कहा गया कि ये जो एल्केन है इसके ऊपर अगर ब्रोमीन रेडिकल अटैक करता है तो इससे कौन सा वाला उत्पाद बनेगा। तो भाई देखो, सीधी सी कहानी ये होती है कि ब्रोमीन रेडिकल किसी भी कार्बन के उस H को हटाएगा जिस H के निकलने के बाद बनने वाला रेडिकल सबसे स्टेबल हो। तो यहाँ पे इसके पास में ऑप्शन ये है कि ये इस वाले H को ट्रैप करे और यहाँ रेडिकल बनाए तो ये 1 डिग्री रेडिकल बनेगा। इस वाले H को ट्रैप करे और यहाँ रेडिकल बनाए तो यहाँ बनेगा 3 डिग्री रेडिकल। यहाँ H को या D को ट्रैप करे और यहाँ रेडिकल बनेगा 2 डिग्री। तो आपको पता होगा कि 3 डिग्री रेडिकल जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यानी कि इस वाले H को ये हटा देगा और यहां पर आपका रेडिकल जनरेट होगा। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी वाला। नहीं, सी वाला नहीं होगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। बी वाले में 3 डिग्री रेडिकल बना है। 3 डिग्री रेडिकल जो होता है वो सबसे अधिक स्थायी होता है। ये प्राथमिक वाला है, ये आपका 2 डिग्री है। ये इसको डी को आप कार्बन ना समझे, डी जो होता है वो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है। ठीक, अगला सवाल, किसमें CH आबंध दूरी दीर्घतम होती है। देखो, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है तो सबसे लंबा होता है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा होता है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होता है। तो जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसमें सबसे दीर्घतम दूरी होगी। तो भैया यहाँ पे C2H2 है, ये तो आपका इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है। ये C2H4 है, ये इथीन है, डबल बॉन्ड वाला है। ये आपका C2H6 है, तो ये आपके इथेन है, सिंगल बॉन्ड वाला। और C2H2Br2 जो है बेटा, ये आपका होता है डबल बॉन्ड वाला। ये देखो, इधर भी एक Br लगा दिया, इधर भी एक Br लगा लिया, या फिर आप दोनों Br एक कार्बन पे लगा सकते हो, CH2 C डबल बॉन्ड CBr। ऐसे भी करोगे तो डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड दोनों केस में रहेगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाला केस सबसे लॉन्ग बॉन्ड होता है, सबसे दीर्घतम बंध होता है। किसके लिए अधिकतम क्वथनांक अपेक्षित है। आइसो ऑक्टेन, 222 टेट्रामेथिल ब्यूटेन, एन ऑक्टेन, एन ब्यूटेन। देखो, इसमें तो 4 कार्बन है, एन ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं, आइसो ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं, और ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और 4 मेथिल लगे हुए, 4 4 8 कार्बन, इसमें भी 8 कार्बन है। जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होती है यानी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, उसका क्वथनांक भी ज्यादा होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट तो बेटा इसमें भी 8 कार्बन, इसके भी 8 कार्बन, ये सब आपस में आइसोमर हो गए। अब देखो, जब भी आइसोमर होते हैं, समवाय होते हैं, उसमें जितनी शाखाएं कम होती है, जितना अशाखित होता है, जितना स्ट्रेट चेन वाला होता है, उसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। क्योंकि जितनी शाखाएं कम होगी बेटा, उतना अणु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा, उतने ही उसके आकर्षण बल ज्यादा होंगे, उतना ही वो ज्यादा क्वथनांक वाला होगा। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन में कोई शाखा नहीं लगी होती है, अशाखित होता है, अशाखित वाले का ज्यादा होता है। ठीक है, आगे आओ। मार्श गैस में मुख्य रूप से उपस्थित कौन सा। मार्श गैस बेटा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, और दलदली क्षेत्रों में जो गैस पाई जाती है जिसको मार्श गैस बोलते हैं, वो एक्चुअल में मेथेन होती है, CH4। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया मुख्य उत्पाद के रूप में प्रोपेन उत्पन्न करती है। आपको 4 रिएक्शन दे रखी है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है बेटा। मल्टीपल करेक्ट का मतलब कि इससे एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। इसमें पूछा कौन सी वाली अभिक्रिया में मुख्य रूप से प्रोपेन उत्पन्न करेगी। ये जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। तो पहले वाले में इन्होंने कार्बोक्सिलेट सॉल्ट दिया, उसका जलीय विलीन लेकर उसका विद्युत अपघटन किया। तो ये बेटा कोल्बे विद्युत अपघटन है, और कोल्बे विद्युत अपघटन के अंदर क्या होता है, यहां से ये निकल जाता है बेटा, ये वाला पार्ट पूरा निकल जाता है। यहाँ निकलने के बाद यहाँ रेडिकल बनता है, और इस रेडिकल से ऐसा एक और रेडिकल आके जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हेक्सेन बन जाता है। क्योंकि 3 कार्बन तो बेटा इसमें 1 2 3 यहाँ पर है, ऐसा का सेम पार्ट इसके साथ जुड़ेगा तो ये हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है। सेकंड वाले में सोडियम ब्यूटेनॉट दे रखा, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म किया गया बेटा, उसको बोलते हैं सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण। और सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण के अंदर ये COON हट जाता है और यहाँ पर H आके प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये 1 2 3 तीसरे कार्बन के ऊपर H आके लग जाएगा, तो यहाँ पे प्रोपेन बन जाएगा। तो इसमें बन गया प्रोपेन। जिंक और डाइल्यूट HCl भी क्या करते हैं बेटा, हेलोजन को हटाकर, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है हेलोजन को हटा के वहां पर हाइड्रोजन को लगाना।
तो यहाँ से Cl हट जाएगा और हाइड्रोजन आके लग जाएगा, तो यहाँ भी बेटा प्रोपेन बन जाएगा। और जिंक जब आपका डाई ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ से 2 ब्रोमीन को निकाल लेता है, ZnBr2 यहाँ से माइनस हो जाता है बेटा, और ये आपका प्रोपीन बन जाता है। तो सवाल में पूछा गया था प्रोपेन किस किस पे बनेगा, तो एक तो बनेगा बी में, एक बनेगा सी में, तो इसका आंसर बी और सी हो जाएगा। ठीक, आगे, किसी आबंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बेटा एक पैराग्राफ दे रखा है आबंध के बारे में, तो ये पैराग्राफ को आप पढ़ लेना। इस पे आधारित सवाल करते हैं अपन। कॉलम जे में CH आबंध का कॉलम के में उनकी आबंध विभजन ऊर्जा के साथ सही मिलान करना है आपको। देखो ऐसा है, आपको ना यहाँ पे CH बंध दिए गए हैं और पूछा गया कौन से CH बंध को तोड़ने में कितनी ऊर्जा चाहिए, मतलब ऊर्जा क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बेटा कंसेप्ट समझो पहले, जितना CH बॉन्ड के तोड़ने के बाद जितना अधिक स्थायी मूलक बनता है उतना ही बंध को तोड़ने में कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर किसी बंधन के टूटने के बाद में बनने वाली प्रजातियां स्थायी हो तो उसकी बंधन ऊर्जा जो होती है वो कम होती है। यूं कह सकते हैं कि बंध वियोजन ऊर्जा जो होती है, बंध वियोजन ऊर्जा जो होती है वो जो बनने वाला मूलक होता है उसकी स्थायित्व के समानुपाती होता है, बनने वाले मूलक का स्थायित्व के समानुपाती। अब मेरी बात सुनो तुम ध्यान से, आप अगर इस वाले H को यहां से बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहां रेडिकल बनेगा, रेडिकल बनेगा तो उसको 3 और 3 6 अल्फा H का फायदा मिल जाएगा और कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। यहां से तुम H को ब्रेक करोगे, यहां से रेडिकल बनाओगे इसके ऊपर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, यही बॉन्ड ब्रेक करना है क्योंकि आपको कहा है कि जो आपने बोल्ड में दिखाया गया CH आबंध है उसी को ब्रेक करना है। तो ये जो CH आबंध है CH उसको तोड़ के देखना है कि कौन सा मूलक सबसे स्थायी बन रहा है। यहाँ पे जो मूलक बनेगा बेटा, उस यहाँ जो मूलक बनेगा उसको इस पीएच का यानी फेनिल रिंग का अनुनाद मिलेगा, रेजोनेंस प्राप्त हो जाएगा। तो 6 अल्फा एच है यहाँ पर तो, और यहाँ पे रेजोनेंस है। यहाँ कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो नुकसान ही बल्कि उल्टा, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर जो मूलक बनता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की विद्युत ज्यादा होती है और ज्यादा विद्युत तत्व के ऊपर मूलक नहीं बनना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर तो आपका कम स्थायी होगा, तो यहाँ कोई फायदा नहीं है, ये कम स्टेबल है और ये कम से भी कम स्टेबल है। तो सबसे कम ऊर्जा किसके लिए चाहिए होगी, रेजोनेंस वाले के लिए। तो Q के लिए हो जाएगा सबसे कम वाला, कौन सा बेटा, 3 वाला, और P के लिए हो जाएगा उससे ज्यादा वाला। अच्छा, Q के लिए 3 वाला नहीं होगा, 88 वाला हो जाएगा क्योंकि ये इससे भी कम है ये। फिर आपका P के लिए हो जाएगा 3rd वाला। अब देखो यहाँ ये अस्थायी है, ये और ज्यादा अस्थायी, जितना अस्थायी होगा उतनी ऊर्जा ज्यादा चाहिए होती है। तो बेटा इसमें जो हाईएस्ट ऊर्जा होगी वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, S के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो S के लिए 1 हो जाएगा और R के लिए 2 हो जाएगा। तो देख लो आप, P का 3rd, Q का 4th, P का 3rd, Q का 4th, R का 2, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाओ जल्दी से। एक अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र C6H10 है, निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम, देखो ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो रखी है यहाँ पे, निम्नलिखित है और ये अभिक्रिया है, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम से एकमात्र कार्बनिक उत्पाद के रूप में एसीटोन देता है जिसमें Q एक मध्यवर्ती कार्बनिक यौगिक है। ये पैराग्राफ है, इस पे सवाल यहां पूछा गया, P क्या है, Q क्या है। चलो कर लेते हैं फटाफट से, एक काम करते हैं बेटा, इसको हम यही सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, इसको यही। हाँ तो देखो ऐसे क्वेश्चन में अपने को ऐसा करना होता है, रिवर्स जाके चेक करना पड़ता है, रेट्रो क्वेश्चन है ये, उल्टा जाके अपन चेक करेंगे कि उत्पाद से हम यहाँ पी तक पहुंचेंगे क्यू से होते हुए। तो भैया देखो ऐसा कह रहा है कि जो एसीटोन बना है इसके 2 मॉलिक्यूल बने हैं, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल बने हैं, तो अपने को गैस करना है कि यार ये किसका ओजोन स्थिति, देखो ये O3 इथेनॉल लिखा गया है या ZnH2 लिखा गया है, इसका मतलब ओजोनीकरण तो किया गया है, किसके ओजोनीकरण से एसीटोन बनता है, उससे हम फिर बैकवर्ड जाएंगे, बैकवर्ड जाते 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 हम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को धर दबोचेंगे। आ जाओ भाई आ जाओ, इधर आ जाओ, हम इसको रिवर्स में स्टार्ट करेंगे रेट्रो में। तो हमारे पास में जो एसीटोन बना है, आपको पता है क्या कि जब किसी एल्कीन का हम ओजोनियोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होके एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगता है, ये कुछ ऐसा सा बन जाता है, ऐसा बन जाता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम बैकवर्ड में जाएंगे। चलो भाई, एसीटोन किससे बना होगा, किसके O3
इथेनॉल और ZnH2O की आपस में रिएक्शन से एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल बने होंगे। तो काम करते हैं, एसीटोन के दोनों मॉलिक्यूल को मैं यूं लिख लेता हूं, फिर आपको अनुमान लग जाएगा कि किससे बना होगा। ये देखो, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल है। जब भी आपको किसी एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन तक जाना होता है ओजोन वाली रिएक्शन के अंदर, तो आप बस ये करना होता है कि बेटा ये 2 ऑक्सीजन को हटा के बाकी वाले पार्ट को कनेक्ट कर लो। ठीक, तो ये हमारे पास में जो एल्कीन है, पॉसिबल एल्कीन यहां पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, हम यहां से ये 2 स्टेप करके पीछे आ गए। अब देखो, कैटालिटिकल अमाउंट में H2 मतलब डाइल्यूट H2 से मिलाया था, जिसमें से H2 बाहर निकला। मतलब ये जो कंपाउंड बना है, इसके बारे में ये कहा गया है कि जो भी यहाँ पे कंपाउंड था उसमें से H2 हमने बाहर निकाला, तब भी जाके ये बना है। तो H2O के बाहर निकालने से क्या क्या हो सकता है? देखो, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकता है कि ये वाला कंपाउंड रहा होगा कि एक OH इधर और एक H इधर और एक CH3 एक इधर रहा होगा ये। या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो अगर ये कंपाउंड लेंगे और हम इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे, इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे। वैसे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट लेना चाहिए, क्योंकि H2 निकालने के लिए डाइल्यूट काम में नहीं आता है, कॉन्सेंट्रेटेड काम में आता है। लेकिन फिर भी इन्होंने हिंट दी कि H2 निकालना है, तो चलो ठीक है, इनकी गलती को माफ कर लेते हैं और हम मान लेते हैं कि इसने H2 निकाला होगा। तो बेटा यहाँ से H2 जब निकलता है तो एक तो कंपाउंड ये बनता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपाउंड रहा होगा। अगर इस कंपाउंड का तुम डिहाइड्रेशन करोगे बेटा, तो आपको पता है कि ये जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, उसमें पहले OH निकलता है, फिर कार्बोकैटायन बनता है, फिर मिथाइल शिफ्ट होती है, और मिथाइल शिफ्ट होके फिर बाद में यहाँ पे जो H होता है बेटा, मिथाइल शिफ्ट होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास में H होगा, ये वाला कार्बन जब यहाँ पे आ जाएगा CH3, एक मिनट को, एक CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, एक और लगाते हैं, एक और लगाते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि 4 5 6, 3 2 4 5 6। अब देखो यहां पर अगर OH लगा होगा, मान लो बाय द वे, तो बेटा यहां से ये OH निकला होगा, यहां कार्बोकैटायन बना होगा, फिर ये मिथाइल की शिफ्टिंग हुई होगी, फिर यहां इस वाले कार्बन से तो और ये जो पड़ोस वाला कार्बन है, यहां से मिथाइल की शिफ्टिंग हुई तो यहां +4 आया होगा बेटा। ठीक है, और +4 इधर आया होगा, तो फिर क्या होगा बेटा कि +4 के जस्ट पड़ोसी कार्बन से यहां से H निकल के डबल बॉन्ड बन के ये बना होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर हम ये वाला एल्कोहल लेते हैं और इस वाले एल्कोहल से हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, निर्लीकरण करते हैं, तो पहले OH निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, मिथाइल की शिफ्टिंग होगी, और फिर बाद में यहाँ +4 आएगा, और ये H+ निकल के यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, यानी यही बनेगा। तो ये जो एल्कीन बना है, या तो इससे बना है या इससे बना है। अब किससे बना हमें नहीं पता, हम आगे वाले से जाके हिंट लेते हैं कि किससे बना होगा। ये इन्होंने कहा कि ये जो स्टार्टिंग वाला कंपाउंड वो P था, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, और हमें ये डाउट है कि ये जो इन यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर वाला कंपाउंड था, ये एल्कोहल, ये था कि ये था। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा और पीछे जाते हैं, थोड़ा और चेक करते हैं क्या हिंट मिल रही है अपने को। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो अपने पास में C6H10 है, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ में HgSO4 के साथ करवाई। बेटा ये कुचेरोव रिएक्शन है, कुचेरोव रिएक्शन एल्काइन की होती है, तो ये 100% तय है कि यहाँ एल्काइन रहा होगा। अब एल्काइन कौन सा हो सकता है बेटा? 6 कार्बन वाला एल्काइन जो है वो कैसा होना चाहिए? अचक्रीय होना चाहिए। तो अगर ये वाला एल्काइन बने, मतलब ये वाला कंपाउंड बने, उसके लिए एल्काइन कैसा होना पड़ेगा? इस तरह का होना पड़ेगा, इस तरह का एल्काइन होगा, जिसकी कुचेरोव रिएक्शन से फिर उसका अपचयन करेंगे तो जाके ये वाला एल्कोहल बनता है। बट ये वाला एल्काइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल्काइन रहा होगा बेटा, वो बना होगा। और वो एल्काइन कैसा हो सकता है कि यहाँ पे 3 कार्बन लगे हो, फिर यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लगा हो, 3 और 3 4 5 और 6, जरूर ये एल्काइन रहा होगा। उसी एल्काइन की रिएक्शन जब आपने करवाई होगी इसके H2SO4 HgSO4 के साथ में, तो पहले इसका हाइड्रेशन हुआ होगा बेटा। हाइड्रेशन के दौरान क्या होता है आपको पता है कि इसमें एक जगह पे H जुड़ता है, एक जगह पे OH जुड़ता है, फिर टॉटोमराइज करके ये कीटोन बन जाता है। ये चलावीकरण द्वारा ऐसा कंपाउंड बनता है COCH3, और फिर उसका जब अपचयन किया गया होगा, रिडक्शन किया गया होगा बेटा, रिडक्शन करने के लिए उन्होंने क्या लिया? NaBH4 एथेनॉल
और साथ में डाइल्यूट HCl लिया गया। ठीक है, तो जब ये आपका 2 नंबर और 3 नंबर रिएजेंट लिया होगा बेटा, तो इसमें ये वाला कंपाउंड बना और फिर इसके डिहाइड्रेशन से ये बना। तो अब देखो सारे कंपाउंड मिल गए हैं। ये तो हो गया P वाला, ठीक है। और Q वाला जो है, Q वाला जो है वो एक एल्कोहल है। और कौन सा एल्कोहल है बेटा? ये वाला एल्कोहल है। ये P है, ये Q है, बस P और Q ही तो पूछा है इसने। तो P हमारे पास में पूछा इसने, P कौन सा है? तो P तो बेटा D वाला हो गया। और Q पूछा कौन सा है? तो Q हम देख के अभी ये वाला कंपाउंड Q है। कौन सा है? 1 2 3 4 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो इसमें से 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल कौन सा है? 1 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये बी वाला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अभी कम जगह मिली तो हमने थोड़ा सा इसमें ऐसे करा, मैसअप करके कर लिया है। बाकी अगर आप इसको रफ कॉपी के अंदर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको सारा कंपाउंड दिख जाएगा। मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी कैसे करना है। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्नलिखित यौगिक के मोनोक्लोनीकरण पर संभव समावयवों की त्रिविम समावयव को शामिल करते हुए की अधिकतम संख्या कितनी है? ये वाला कंपाउंड है, इसका मोनोक्लोनीकरण करना है। बस पहले जो क्वेश्चन करा था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं। तो आपको इसका मोनोक्लोनीकरण करना है और बताना है कितने टोटल स्ट्रक्चर बनेंगे। तो बेटा एक बार तुम Cl यहां लगा सकते हो, एक बार यहां लगा सकते हो, एक बार यहां लगा सकते हो, एक बार यहां पर, नहीं यहां पे सेम हो जाएगा, इधर लगा लो आप। तो 4 पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी। क्लोरीन एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार। जब तुम यहां क्लोरीन लगाओगे तो ये वाला कार्बन क्रेल हो जाएगा, और जैसे क्रेल होगा तो कितने हो जाएंगे? अभी देखो 4 पॉसिबिलिटी हम कह रहे हैं इसकी, 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी तो है ही है। अब अगर क्रेल कार्बन होगा तो उसका 2 माना जाएगा, वो 1 नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो यहां Cl लगाओगे बेटा तो ये वाला कार्बन क्रेल हो जाएगा, तो ये कार्बन क्रेल होगा तो ये फिर एक और बन जाएगा इसका, मतलब 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5 हो गया। अगर तुम यहां क्लोरीन लगाओगे तो ये वाला कार्बन भी क्रेल हो जाएगा, तो ये 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा। और तुमने अगर यहां पे क्लोरीन लगा लिया तब ये क्रेल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम हो जाएगा, तो इसके 6 ही बनेंगे टोटल। इसके 6 ही बन पाएंगे बेटा, उससे अधिक नहीं बन पाएंगे। ठीक है, 6 इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इन चारों को अलग अलग बना के देख लो। 4 बनेंगे वैसे तो, 4 में से 2 ग्रुप क्रेल कार्बन वाले होंगे तो उनके 2 2 माने जाएंगे। ठीक है, तो 6 हो जाएंगे 4 और 2। पोटेशियम सक्सीनेट का कॉल पे विद्युत बटन CO2 और देता है। पोटेशियम सक्सीनेट क्या होता है? पहले सक्सीनेट बनाते हैं। ये आपका सक्सीनेट है, ये सक्सीनेट है, यहां पोटेशियम लगा दो आप। इसका करना आपको विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बेटा, तो ये जो ग्रुप होता है ये पूरा ग्रुप निकल जाता है, और जहां जिस कार्बन पे लगा होता है ये, उस कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आके बन जाता है। देखो वैसे अगर ये 1 और 2 पे लगे, जैसे ये ग्रुप लगा हुआ 1 पे, ये लगा हुआ 2 पे, तो 1 2 पे जब भी कोई ग्रुप लगे होते तो उसमें हमेशा पाई बॉन्ड का निर्माण होता। अगर ये 1 और 3 पे लगे होते तो उसमें फिर रिंग बन जाती। यहाँ पे ये दोनों ग्रुप निकल जाएंगे, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, उसके बीच में बॉन्ड बन के ये इथीन बन जाएगा, इथीन यानी कि C2H4। तो इसका आंसर हो जाएगा C2H4, इसका आंसर C2H4 हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। हाइड्रोकार्बन ए प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के एक मोल को मिलाकर एन हेक्सेन बनाता है। जब ए KMnO4 के साथ प्रबल रूप से ऑक्सीकृत होता है तो 3 कार्बन परमाणु वाला एक एकल कार्बोक्सिलिक अम्ल पृथक हो जाता है। ए की संरचना बताइए और समझाइए। देखो कहा है कि एक हाइड्रोकार्बन ए है, इसकी अभिक्रिया प्लैटिनम के साथ कराते हैं, H2 के साथ कराते हैं प्लैटिनम की प्रेजेंस में, 1 मोल। ठीक है बेटा, 1 मोल, तो एन हेक्सेन बनता है। एन हेक्सेन ये होता है अपने पास में 1 2 3 4 5 6, एन हेक्सेन बनता है। ठीक है, ये ए के बारे में बात कही गई है। जब ए KMnO4 के साथ में प्रबल रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है, कह रहा कि अगर ए की रिएक्शन KMnO4 के साथ करवाए, ए की अभिक्रिया KMnO4 के साथ करवाए तो 3 कार्बन परमाणु वाला एक एकल कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। हाँ, यहां से अपने को हिंट मिल गई। देखो पहली बात तो ये है कि जब आप इस ए की अभिक्रिया आपने H2 के साथ करवाई गई तो हेक्सेन बना, इसका मतलब वो है कि वो एल्कीन है, क्योंकि जब एल्कीन के ऊपर तुम 1 मोल H2 जोड़ते हो तभी तो एल्कीन बनता है। तो ये तो बात तय है कि यहाँ पर कोई एल्कीन रहा होगा। अब एल्कीन कौन सा हो सकता है? देखो
ये आपका हो सकता है कि हेक्स 1 इन रहा हो, या हो सकता है हेक्स 2 इन रहा हो, या हेक्स 3 इन रहा हो। 3 पॉसिबिलिटी है। अब इसने कहा कि जब इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक ही प्रकार का अम्ल बनता है। तो बेटा अगर इसकी कराओगे रिएक्शन तो इसमें तो फिर आपको जो है 1 2 3 4 5 कार्बन वाला एसिड बने मिलेगा, और यहाँ एक मिलेगा CO2H2O। इधर देखोगे तो 1 2 3 4 वाला एसिड मिलेगा और एक मिलेगा एसिटिक एसिड। यहाँ मिलेगा आपको, देखो यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर से भी 3 कार्बन वाला, इधर से भी 3 कार्बन वाला, यानी कि हेक्स 3 इन है यहाँ पे कंपाउंड। बस इतना काफी है, हिंट मिल गया अपने को। तो इसका आंसर हेक्स 3 इन हो जाएगा। समझ गए? फिर आगे इसको खींचने का मतलब नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आ गया है, हेक्स 3 इन है। हेक्स 3 इन ही ऐसा कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन H2 के साथ करवाते हैं तो हेक्सेन मिलता है, और KMnO4 के साथ कराते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके प्रोपेनोइक एसिड के 2 मोल मिलते हैं। भाई एक ही प्रकार का एसिड तब बनता है जब डबल बॉन्ड एकदम बीच में हो, सममित रूप से हो, सिमेट्रिक रूप से हो। C16H13Cl सूत्र वाला एक एल्किल हैलाइड एक्स पोटेशियम तृतीयक ब्यूटाइक एसिड के साथ उपचारित करने पर 2 समावी एल्कीन Y और Z देता है। हाइड्रोजनीकरण पर दोनों एल्कीन 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन देती है। X, Y और Z की संरचना बताओ। ये कहा है कि यहां पर एक कंपाउंड है C6H13 और Cl, इसकी अभिक्रिया पोटेशियम तृतीय ब्यूटॉक्साइड, ये आपका है पोटेशियम तृतीय ब्यूटॉक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये HX को निकालने का काम करता है। इसका काम होता है वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर से वी हाइड्रो हेलोजनीकरण कर रहा होगा। 2 समाविक एल्कीन Y और Z देता है। इसको तो बेटा X माना गया है, इसको X माना गया है। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो एक तो Y बनेगा, एक Z बनेगा। फिर कहा है कि हाइड्रोजनीकरण पर दोनों एल्कीन 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन देती है। ये कहा कि इन दोनों का अगर आप हाइड्रोजनीकरण करोगे तो आपको जो है प्लेटिनम के साथ या पैलेडियम के साथ, जिसके भी साथ मर्जी ले लो, तो आपको 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन मिलेगा, मतलब ये कंपाउंड मिलेगा। तो बताओ एक्स वाई जेड क्या है। देखो ये मिल गया है अपने को, इसका मतलब अपने को हिंट मिल गई है कि यहाँ पे जो एल्कीन रहा होगा वो एल्कीन या तो ये होगा या फिर वो एल्कीन ये होगा। 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये एल्कीन या ये एल्कीन होगा। उसी के अपचयन से ये आपको ये वाला एल्कीन मिलता है 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। इसका मतलब ये एल्कीन बना होगा। अगर ये एल्कीन रहा होगा इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहां पर जो है, यहां पर Cl बेटा या तो यहां लगा होगा या फिर Cl कहां लगा होगा, इधर लगा होगा। 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो फिर आपके पास में ये हो गया कि देखो अगर ये वाला होता तो केवल यहां से H निकल के और यहां Cl निकल के केवल एक ही एल्कीन बनता। लेकिन इसने कहा कि 2 प्रकार के एल्कीन बन रहे, इसका मतलब पक्का ये वाला Cl है, क्योंकि अगर ये Cl होगा बेटा तो इसके रेस्पेक्ट में एक HCl यहां से निकलेगा और एक Cl के साथ में वो वाला H निकलेगा, तो डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है। तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला हेलो एल्केन होगा, कौन सा वाला बेटा, ये वाला होगा, तभी जाके 2 संभावित एल्कीन बनेंगे। अगर ये होता तो केवल एक ही प्रकार का एल्कीन बनता। इसका मतलब हमारे पास में X तो ये वाला हो गया, इसको मैं क्रॉस लगा लेता हूं, और Y और Z ये हो ही गए हैं, मतलब Y और Z ये हो गए, तो इसमें से एक Y है एक Z है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव सवाल था, 1996 में क्वेश्चन आया था। पहले के टाइम में IIT के अंदर भी सब्जेक्टिव सवाल आया करते थे, जैसे ये वाला सब्जेक्टिव सवाल है। ऐसे सवाल आजकल बोर्ड में आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैथेन अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करती? बताओ भाई, जब अंधेरा होता तो मैथेन क्यों नहीं रिएक्शन करती है? तो बेटा इसका कारण ये होता है कि मैथेन को जो है अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता है, तो दिखाई नहीं पड़ता तो उसको क्लोरीन जब दिखता नहीं तो फिर वो रिएक्शन कैसे करेगी? भाई कोई रिएक्शन होने के लिए दिखना भी तो पड़ेगा, अब अंधेरा हो जाएगा तो रिएक्शन कैसे करेगा? यहां ये रीजन होगा इसका कि मैथेन जो है उसकी रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो इसका मैकेनिज्म ये कहता है कि क्लोरीन 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 का जो बॉन्ड है वो तभी ब्रेक होगा जब उसको उजाला मिलेगा, तभी जाके क्लोरीन का मूलक उत्पन्न होता है। ये मूलक उत्पन्न होगा बेटा, यही जाके मैथेन पे अटैक करेगा और ये अभिक्रिया को आगे संचारित करता है। तो जब अंधेरा होगा तो बेटा ये क्लोरीन का बंध विदलन होगा ही नहीं, क्लोरीन का मूलक बनेगा ही नहीं, तो रिएक्शन कहां से होगी? तो हम ये बोलेंगे कि क्लोरीन के मैथेन के क्लोरीनीकरण के अंदर जो मुक्त मूलक चाहिए होता उसका निर्माण
जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ये कारण हो गया इसका। प्रोपीन HBr के साथ अभिक्रिया करके आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड देता है, लेकिन एन प्रोपाइल ब्रोमाइड नहीं। ये तो देखो ऐसा है, ये आपने प्रोपीन लिया है और इसकी अभिक्रिया HBr के साथ कराओगे तो होगा यूं इसमें कि पहले जो है H+ जाके डबल बॉन्ड के ऊपर जुड़ेगा तो ये दो प्रकार के कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा कार्बोकेटाइन। इस वाले कार्बोकेटाइन बनेगा अगर बेटा तो यहां पर Br- आके लगेगा तो ये मिल जाएगा अपने पास में एन प्रोपिल ब्रोमाइड। और अगर ये कार्बोकेटाइन ज्यादा बनेगा तो इसके ऊपर ब्रोमीन जाके अटैक करेगा तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब सवाल में ये कहा गया है कि ये वाला नहीं बनता, यही वाला बनता है, बताओ क्यों बनता है? तो दिख रहा है साफ साफ भाई, ये वाला कार्बोकेटाइन के अंदर 2 अल्फा एच है, कम स्थायी है। ये वाले कार्बोकेटाइन के अंदर 3 और 3 6 अल्फा एच, ज्यादा स्थायी है। तो ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन के संगत बनने वाला उत्पाद ही मुख्य उत्पाद होता है, जाहिर सी बात है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे कि एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का संगत बनने वाला कार्बोकेटाइन अधिक स्थायी होता है, इसलिए एन प्रोपाइल ब्रोमाइड जो है ज्यादा मात्रा में उत्पाद बनता है। हाइड्रोकार्बन ए का एक मोल ब्रोमीन के 1 मोल के साथ अभिक्रिया करके डाइब्रोमो यौगिक C5H10Br2 देता है। यौगिक ए ठंडे तनुसारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन से उपचारित करने पर यौगिक C5H12O2 बनाता है। ओजोनी अपघटन पर ए प्रोपेनॉन और एथेनॉल की सममूल्य मात्रा देता है। ए का संरचनात्मक सूत्र बताइए। 1981 का सवाल है। जो उस समय के प्रोफेसर लोग थे उनका दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ था। 1981 में बेटा क्या थे, पहले के टाइम एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो क्वेश्चन बड़े बेकार लेवल के बनते थे। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको एक चीज से आंसर मिल जाएगा। इतना बड़ा सवाल बनाया है, इसका कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं है। ये कहा इन्होंने कि हाइड्रोकार्बन ए है, उसकी रिएक्शन 1 मोल ब्रोमीन के साथ करवाए तो फिर ये बनता है C5H10Br2। फिर उसकी अभिक्रिया जो है ठंडे तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करवाए तो ये C5H12O2 बनता है। और इसका अगर ओजोनी अपघटन करें मान लो तो अपने को प्रोपेनॉन मतलब CH3COCH3 ये वाला और एथेनॉल मिलता है। अब तुम मुझे बताओ कि इससे अच्छा क्वेश्चन तो तुम लोग फ्रेम कर लोगे। जब आपको इससे ही सारा आंसर मिल रहा है तो इसका क्या सेंस रहा, बताओ। आपको पता है कि जब भी कोई रिएक्शन का ओजोनोलिसिस करवाते हैं उससे अपने को बैक प्रोडक्ट बनाना होता है, तो बस हम 2 O को हटा देते हैं यहाँ से और बाकी वाले पार्ट को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप इनको कनेक्ट करोगे तो आपको रिएक्टेंट मिल जाएगा CH3 C CH और CH3। अब बताओ, आज क्लास से सवाल आ जाए तो बच्चों को 360 आउट ऑफ 360 आ जाए। वैसे भी आ रहे हैं, नहीं डिफिकल्ट सवाल आने पर भी ऐसे आए तो पता नहीं 360 में से 370 आ जाएंगे। आगे आओ नेक्स्ट। बेंजिल क्लोराइड का टोलुइन से निम्न के साथ में क्लोरीनीकरण द्वारा तैयार किया जा सकता है। ये करा कि आप बेंजिल क्लोराइड जो है ये वाला कंपाउंड, इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड, इसको आप टोलुइन से कैसे बना सकते हो? तो टोलुइन का जब मुक्त मूलक हैलोजनीकरण करते हैं, यानी टोलुइन की अभिक्रिया Cl2 के साथ में और HNO के साथ प्रेजेंस में करवाते हैं, तो बेटा यहां से H निकल के Cl आके लग जाता है, यानी आप Cl2 यूज करोगे तो ही बन पाएगा। ये वो हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड वाली सिंपल सी रिएक्शन है। CH3CMgCl2 के साथ अभिक्रिया करने पर क्या पड़ता बनाता है? तो ये जो CH3 होल थ्राइस है CMgCl, देखो ये वाला कंपाउंड का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, साथ में D2O लिया गया है। D2O में D पे होता है +4, यहाँ पे कार्बन पे होता है -4, तो ये -4 जो है बेटा इस D+ को यहाँ से निकाल लेगा, तो फिर हमारे पास में जो उत्पाद बनेगा इसमें C के साथ में क्या लग जाएगा, आकर D लग जाएगा, C के साथ में D लग जाएगा। एक मिनट को, C के साथ MgCl था ना, हाँ ये एक एक्स्ट्रा C लिख दिया मैंने गलती से। आई एम सॉरी बच्चों, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये है, ये एक्चुअल में ये देखा ना CH3 3, तो 3 CC लगा दिए, फिर एक C है MgCl है, तो ये तो यहाँ पे C पे जो -4 बेटा ये क्या करेगा, इस D+ को निकाल देगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बेस की तरह काम करेगा। बेस जो होता है H+ को निकालता है, तो D जो होता है H+ ही तो होता है, और क्या होता है, ड्यूटेरियम H का ही तो रूप है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है बेटा यहाँ से D+ को निकाल लेगा, तो यहाँ पे D आके लग जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, तो ये CH3CD बन जाएगा। ये CH3 होल थ्राइस CD, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ। जब साइक्लोहेक्सेन को जल पर डाला जाता है तो ये तैरता है, क्योंकि
क्यों तैरता है? साइक्लोहेक्सेन नौका रूप में है, कोई फर्क नहीं पड़ता नौका हो कि चौका हो। साइक्लोहेक्सेन कुर्सी रूप में है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइक्लोहेक्सेन कुर्सी है कि टेबल है कि बेड है कि पंखा है। साइक्लोहेक्सेन मुकुट रूप में है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुकुट है कि टोपी है कि कुछ भी है। साइक्लोहेक्सेन जल से कम सघन होता है, ये बात सही है। साइक्लोहेक्सेन जल से हल्का होता है, इसलिए पानी पे तैरता है। वो मुकुट है कि कुर्सी है, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? ये तो फालतू की बातें कर रखी है इन्होंने टाइम पास करने के लिए। मुझे लगता है कि पहले के प्रोफेसर को पैसे कम मिलते थे पेपर बनाने के लिए, तो ये इस तरह से वाहियात क्वेश्चन बना। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गर्म करने पर भी सांद्र H2SO4 में नहीं घुलता है? ये तो केमिस्ट्री का सवाल कम लग रहा है मुझे और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है। कोई बायोलॉजी वाले लोग जो होते हैं जिनका केमिस्ट्री से कोई तल्ला बल्ला नहीं होता, वो बता सकते हैं इस सवाल को। तो जो बॉटनी जैसे हल्के सब्जेक्ट वाले होते हैं वो बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 में कौन नहीं घुलता है? हेक्सेन एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके H2SO4 में नहीं घुलता है, क्योंकि हेक्सेन नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय होता है। ठीक है, इसलिए नहीं घुलता है। अब देखो, निम्नलिखित यौगिक योगात्मक अभिक्रिया करने के लिए दो क्वेश्चन बेटा मैं चाहता हूं कि आप होमवर्क में करें। मैं आपको इस क्वेश्चन में हिंट देता हूं। एक ट्रांस कंपाउंड है और एक सिस कंपाउंड है। इसके ऊपर एंटी एडिशन किया गया, इसके ऊपर एंटी एडिशन किया गया। तो मैं आपको एक हिंट देता हूं। ट्रांस पे एंटी एडिशन करते तो मीजो बनता है और सिस पे एंटी एडिशन से रेशमी बनता है। टैम कार करके एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक के सारे से आप इस सॉल्व को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक लगाओगे आपका आंसर मिल जाएगा, पर मल्टीपल करेक्ट बेटा, एक से अधिक आंसर सही हो सकते हैं इसके। तो एक तो ये सवाल आपको करना है और एक ये आपके लास्ट सवाल है। एक दो तीन चार दो चार सवाल और है। ट्रांस 2 ब्यूटीन ब्रोमीन का योग से मेजो वाला, सेम ही सवाल है। ट्रांस है और ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो ट्रांस पे ब्रोमीन का योग होता है, एंटी एडिशन होता है तो मेजो बनता है, करेक्ट बात है। एल्कीन में ब्रोमीन का योग एक इलेक्ट्रॉन रागी योग है, ये भी करेक्ट बात है। लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है ये सही से। मेजो इसलिए नहीं बनता है कि वो इलेक्ट्रॉन रागी योग है, बल्कि उसकी त्रिम रसायन इस प्रकार की होती है कि वो मेजो बनता है। ठीक है, तो कथन दोनों सही है, कारण कथन 1 कथन 2, लेकिन कारण सही नहीं है इसका। तो हम ये बोलेंगे इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी के 3-4 क्वेश्चन बताइए, ये आपको खुद करना है। मतलब एक कंपाउंड दे रखा है, इसकी रिएक्शन पहले O3 के साथ करवाई गई, फिर KMnO4 के साथ करवाई गई, फिर NaOH के साथ, फिर Cr2O3 के साथ करवाई गई है। तो इसका उत्पाद क्या बनेगा? मैं आपको हिंट देता हूं। इसका जो उत्पाद बनेगा उसकी खोज, उसकी संरचना की खोज केकुले ने की थी। केकुले वाला कंपाउंड यहां बनेगा अंतिम रूप के अंदर। तो तुम बताओ कौन सा उत्पाद होगा? ठीक है, चलिए भाई, इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मिलते हैं फिर कभी आगे किसी और लेक्चर में, या फिर अगर जेईई एडवांस से पहले कोई रिवीजन तरह की कोई चीज हुई, कोई महा रिवीजन हुआ तो उसमें मिलेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार सभी का। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे।